ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ एडिटोरियल आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पड़ोसी देशों को साधने की चुनौती। अभी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, लगभग आप देखिए सभी के यहाँ अशांति फैली हुई है और हमारे कुछ ना कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं इनसे। अब आप देखिए चाइना को देख लीजिए, चाइना से हमारा सीमा विवाद बना हुआ है। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। पाकिस्तान से सीमा विवाद बना रहता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 5 राज्यों से इसकी लगती है। और पीओ के वाला जो आप देखिए पाकिस्तान कब्जा किए हुए बैठा हुआ है ना, इस भाग की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेपाल से भी आप देखते हैं कि हमारा विवाद बना रहता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा हमारी नेपाल से लगती है। वहीं बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। भूटान से देखें तो आप देखिए सिक्किम, आपका असम हो गया, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। म्यांमार से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा हमारी म्यांमार से लगती है। और जलीय सीमा हमारी श्रीलंका से लगती है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यही देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देखिए द्वीप को लेकर हमारा इससे विवाद चलता रहता है। तो आदर्श पड़ोस एक मिथ्या धारण है। दैनिक जीवन में भी अपने पड़ोसियों से तालमेल बैठाने के लिए हमें तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने आस पड़ोस में भी तो देखते होंगे, पड़ोसियों के अभाव में भी हम अपूर्ण अनुभव करते हैं और उनकी उपस्थिति में उनके साथ धिंगा मुश्ती में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर कई मसलों पर उनके साथ मेल मिलाप मुश्किल होता है। हम उनके साथ जश्न भी मनाते हैं और छोटे मोटे मुद्दों को लेकर नियमित आधार पर तकरार भी करते हैं। कुल मिलाकर पड़ोसियों के साथ सामंजस्य एक बड़ी चुनौती और रोजमर्रा की मशक्कत है और इस स्थिति से पार पाने का कोई एक कारगर मंत्र नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे ना, जमीन को लेकर, घर को लेकर पड़ोसियों से भी हमारी तनातनी चलती रहती है। इसके लिए हमें निरंतर काम करना पड़ता है ताकि अपने मन की शांति और सुनिश्चित की जा सके। पड़ोसियों के मामले में जिन पेचीदगियों से आम लोग दो चार होते हैं, उन देशों के साथ भी होती है। कोई भी देश, चाहे वह छोटा हो या फिर आप देखिए बड़ा, वह अपने पड़ोस को लेकर संघर्ष की स्थिति में ही दिखता है। और इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यथार्थ ही कहा था कि आपने अपने मित्र चुन सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं है। अब आप देखते हैं कि हम चाहें तो मित्र रूस को बना लें, अमेरिका को बना लें, यूक्रेन को बना लें, इजराइल को बना लें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम देखिए पड़ोसी पाकिस्तान को कहीं उठाकर फेंक दें। वो हमारी मजबूरी है, एक तरह से हमारा पड़ोसी बना हुआ है। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी कोने में आदर्श पड़ोसी जैसी ना तो कोई स्थिति है और ना ही कोई आदर्श पड़ोस नीति। और इसमें और भी दिलचस्प पहलू यह है कि संबंध कई बार जितने अनुकूल दिखते हैं, उनकी मूल प्रकृति में प्रतिकूल पहलुओं की मौजूदगी की आशंका बनी रहती है। भारत का पड़ोस भी इस परिदृश्य से अलग नहीं है। जब भी भारत के किसी पड़ोसी देश में कुछ अप्रत्याशित घटता है तो कूटनीतिक सामरिक हलकों में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इसकी कोई भनक क्यों नहीं लगी। जैसे आप देखिए बांग्लादेश में भी अब उठापटक हुई, अशांति फैली और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत में शरण ले ली। अब बहुत सारे सवाल हमारी विदेश नीति पर खड़े हुए कि भारत को मालूम ही नहीं था कि उसका पड़ोसी में क्या हो रहा है। मजे की बात है कि सवाल उठाने वाले स्वर मुख्य रूप से उन लोगों के होते हैं जो अतीत में कूटनीतिक प्रतिष्ठान का हिस्सा रहे और उन्हें भी अपने उत्तराधिकारियों जितनी ही मिश्रित सफलता असफलता हाथ लगी। हालांकि वर्तमान की लानत मलानत की प्रक्रिया में अतीत की बातों को विस्मृत कर दिया जाता है। समाधान के रूप में उन्हें उन्हीं घिसे पिटे सुझाव को सामने रखा जाता है और जिन्हें बीते 7 दशकों के दौरान अलग अलग तरीके से आजमाया जा चुका है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि आस पड़ोस को लेकर भारत की नीतियां बिल्कुल माकूल हैं और उनके नीचे विश्लेषण और समालोचना की आवश्यकता नहीं है। पड़ोस के संदर्भ में इस समय बांग्लादेश का मामला सबसे अधिक चर्चित है क्योंकि बीते दिनों वहां सरकार को बेदखल किया गया। शेख हसीना सरकार ने तख्तापलट के बाद बांग्लादेश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकरण ने पड़ोस को प्रभावित करने को लेकर नई दिल्ली की सीमाओं को फिर से उजागर करने का काम किया। बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर करवट ले रहे परिवर्तन का आकलन करने को लेकर यह मामला जितना भारतीय नौकरशाही और खुफिया तंत्र में समझ के अभाव से जुड़ा है, उतना ही बांग्लादेशी तंत्र पर भी सटीक बैठता है।
एक लंबे समय तक आप देखिए संबंधों में गतिरोध के बाद बीते 15 वर्ष भारत बांग्लादेश संबंधों के दृष्टिकोण से मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। और देखिए बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। भारत का योगदान बड़ा रहा है, इंदिरा गांधी के समय आजाद हुआ था। वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद बांग्लादेश ने भारत को लेकर अपनी पसंद का दाव चला और नई दिल्ली में ने इन अनुकूल समीकरणों को हर संभव तरीके से भुनाने का काम किया। और बांग्लादेश की राजनीति में बीते 1.5 दशक तक शेख हसीना के दबदबे से पहले ढाका के साथ भारत के रिश्ते बड़े कठिन दौर में थे और नई दिल्ली में शायद ही उसे लेकर कोई आशा की किरण दिखती थी। वहां एक बार फिर भारत विरोधी भावनाओं का ज्वार उठ रहा है और इस तथ्य को भी ओझल नहीं किया जा सकता है कि पूर्व में बीएनपी सरकार के दौरान भारत विरोधी रैलियों का आयोजन कितना आम हो गया था। जो शेख हसीना है, इनका झुकाव भारत की तरफ देखा जाता था। और इसी प्रकार मालदीव में इब्राहिम सोलेह के कार्यकाल के दौरान मिली सफलता पर मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने का स्तर पर मिली विफलता कहीं ज्यादा हावी दिखती है। इस बीच हमें यह भी याद रखना होगा कि महान राष्ट्र अपने आधार भूमि पर मजबूती से टिके रहने के बावजूद उसकी परिधि से बाहर निकलकर कुछ गलतियों को नहीं दोहराते हैं। और आप देखिए पड़ोसी देशों के लिहाज से भारत की स्थिति हमेशा मुश्किल रही है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अपने आस पड़ोस में भारत के वर्चस्व का कोई स्वर्णिम दौर भी रहा। और स्वतंत्रता के समय से ही जहां भारत के पड़ोसियों ने उसके कद के लिहाज से संतुलन बनाने का प्रयास किया, वहीं पाकिस्तान ने तो हमेशा खुद को भारत के बराबर प्रस्तुत किया। क्या भारत के बराबर प्रस्तुत किया करने की हर संभव जतन भी किए। तमाम पड़ोसी देश समय समय पर अन्य देशों के साथ संबंधों की पींगे बढ़ाकर भारत के साथ रिश्तों की दशा दिशा तय करते रहे। भारत के बगल में चीन का उभार यही दर्शाता है कि उसे के आर्थिक उभार के साथ ही भारत के पड़ोसियों की बीजिंग से गलबाहियां उसी हिसाब से बढ़ती गई। भारत के पड़ोसियों की नीति मुख्य रूप से भारत द्वारा निर्धारित की जाएगी। हमारा यह आकलन जितना गलत है उतना ही यह भी कि भारत की नीति को उसके पड़ोसी निर्धारित करेंगे। एक चुनौतीपूर्ण पड़ोस के बावजूद भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद और रसूख में निरंतर वृद्धि ही हुई है। भारत के उदय के समानांतर आप देखेंगे कि समानांतर ही उसके कई पड़ोसी देश आर्थिक उतार चढ़ाव से जूझते रहे। पड़ोस से जुड़ी भारत की नीति की आलोचना करते हुए हमें इन देशों की वस्तु स्थिति का भी संज्ञान लेना होगा। और इसमें नई दिल्ली के प्रयास निश्चित रूप से आप देखिए एक पहलू है, लेकिन केवल यही एक पहलू सफलता को निर्धारित नहीं करता है। ताकि तार्किक नीति यह कहती है कि भारत को अपने पड़ोस में निरंतर निवेश करते रहना चाहिए और साथ ही वह जागरूकता का यह भाव भी बढ़ाए कि इस निवेश का परिणाम उसके पड़ोसियों के हाथ में ही है। यदि अतीत के हिसाब से देखें तो ऐसे किसी निवेश पर बड़े प्रतिफल के आसार नहीं लगते हैं। इसलिए भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलुओं को किनारे रखकर एक विभिन्न वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करें। लेखक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष वी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग देशों के संबंध के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसी से जुड़ा यह आर्टिकल है। आतंक से लड़ने की कमजोर इच्छा शक्ति। तो आप देखिए देश में सहरन पैदा करने वाले कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित मोहम्मद जावेद को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर को यह कहते हुए जमानत दे दी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा सकी। एनआईए की स्थापना 2000 कब हुई थी? 9 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय के अनुसार एनआईए ने जावेद की गिरफ्तारी कॉल डिपेल के आधार पर की, लेकिन वह उसकी लोकेशन नहीं दिखा सकी। जावेद को जमानत मिलने पर एनआईए के पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसकी क्षमता पर सवाल तो खड़े ही हुए। यह गंभीर सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर इतने बर्बर हत्याकांड के दोषियों को सजा कब मिलेगी। खौफ पैदा करने वाली यह घटना जून 2022 में तब घटी थी जब देश में गुस्ताखे रसूल की एक सही सजा सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। ये नारे इसलिए लग रहे थे क्योंकि तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी पर बहस के दौरान शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी के जवाब में इस्लामिक मान्यताओं के बारे में एक तथ्यात्मक बात तंजपूर्ण लहजे में कह दी थी। और आप देखिए इसका विरोध हुआ तो भाजपा ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। इसलिए और भी क्योंकि कतर एवं कुछ और इस्लामी देशों ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। और देश के कई हिस्से में सिर तन से जुदा किनारे भी लगाती हुई उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतरी और उन लोगों को धमकाया जाने लगा जो फेसबुक व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे।
और नूपुर के समर्थन वाला एक संदेश उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल ने भी शेयर कर दिया और उसका पता लगते ही उनके कुछ मुस्लिम परिचितों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने वह संदेश डिलीट कर दिया और माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें धमकियां मिलनी बंद नहीं हुई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और उसने उनका और नहीं धमकाने वालों के बीच समझौता करा दिया, लेकिन जिहादी सोच वाले उनका गला काट कर ही माने। और वे इतने दुस्साहसिक थे कि उन्होंने इस वैसियाना हरकत का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। एक वीडियो में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकाया। यह स्वाभाविक है कि कन्हैयालाल हत्याकांड की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। उसे आतंकी घटना मानकर जांच एनआईए को सौंपी गई थी, लेकिन 26 महीने बाद पता चला कि वह कन्हैयालाल की हत्या की साजिश में शामिल रहे जावेद के खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं जुटा सकी। इस मामले में कुल 11 लोग आरोपित बनाए गए थे। इनमें 2 पाकिस्तानी भी थे जो कन्हैयालाल का गला काटने वालों में से एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़े थे। इन पाकिस्तानियों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्हें कन्हैयालाल की हत्या में गिरफ्तार किया गया उन्हें और तो अब तक सजा दिलाई ही जा सकती थी। वकीलों की माने तो इस मामले में ट्रायल लंबा चलेगा और अभी कम से कम 4-5 वर्ष और लग सकते हैं। पता नहीं कब आगे कब क्या होगा। और लेकिन इससे दयनीय कुछ नहीं है कि ऐसे जतन नहीं किए जा सके कि इतने गंभीर मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर हो सकती है। और देखिए हमारी न्यायपालिका पर इसीलिए खबर कई बार सवाल खड़े होते हैं। और देखिए हमारे न्यायपालिका चलती है साक्ष्यों के आधार पर। कन्हैया लाल की तरह से अमरावती के उमेश कोले की भी नूपुर शर्मा का समर्थन करने के अपराध में हत्या कर दी गई थी। जैसे यह पता नहीं कि कन्हैयालाल के हत्यारों को कब सजा मिलेगी, वैसे ही यह भी जानना कठिन है कि उमेश कोले के हत्यारे कब सजा पाएंगे। ऐसे मामलों के निस्तारण में देरी इसलिए निराश और चिंतित करने वाली है क्योंकि देश में जिहादी तत्वों की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और बीते आप देखें दिनों ही की यह खबर आई है कि बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाले आतंकियों ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भाजपा के कार्यालय में विस्फोट करने की योजना बना रखी थी। और ये आतंकी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे और उन्होंने अल हिंद नाम से अपना आतंकी संगठन बना रखा था। देश में इस तरह के ना जाने कितने संगठन है। कोई इस्लामिक स्टेट के बताए रास्ते पर चल रहा है तो कोई अलकायदा, लश्कर ए तोयबा आदि के रास्ते पर। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर भारत को इस्लामी देश बनाने की सनक सवार है। और इन स्थितियों में होना यह चाहिए कि आतंकी जिहादियों को प्राथमिकता के आधार पर जितनी जल्दी संभव हो सजा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आश्चर्य नहीं है कि इसी के चलते नूपुर शर्मा को अभी भी सुरक्षा के साए में नजरबंदी जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। और कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपित को जमानत मिलना इसलिए और निराशाजनक है क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के अवसर पर एक चुनावी रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजस्थान में खुलेआम गला काट दिया जाता है और सरकार देखती रहती है। उनके निशाने पर तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार थी। इस पर हैरानी नहीं कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित को जमानत मिल जाने से अशोक गहलोत को यह कहने का मौका मिला कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए इस हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल किया, किंतु केंद्र सरकार की एनआईए ने दोषियों को सजा दिलाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कन्हैयालाल के परिवार वालों, विशेष रूप से उनके बेटे का निराश होना समझ में आता है, जिसने यह संकल्प ले रखा है कि जब तक उनके पिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक वह नंगे पैर रहेगा और पिता की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं करेगा। यह अधूरा संकल्प आतंक से लड़ने की हमारी कमजोर इच्छा शक्ति का ही परिचायक है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ऊर्जा मार्गदर्शक सूत्र, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। समग्र विश्व को सनातन धर्म की आभा से अभिभूत करने वाले स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के कई उपयोगी सूत्र भी सुझाए थे। और ऐसा ही एक सूत्र कंठोपनिषद से उत्थित जागृत पर्याप्त वरण्य बोधक के रूप में दिया। इसके माध्यम से उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। आज के भौतिक एवं प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है। जीवन में प्रायः हम अपने उद्देश्य और आंतरिक शक्ति को भूलकर तकनीक और आधुनिकता की उलझनों में फंस जाते हैं। इससे भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद की दिखाई गई राह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। शिकागो में आज ही के दिन उन्होंने भाषण दिया था ना, अपना संबोधन किया था। स्वामी जी ने कहा था, उठो अर्थात अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो और आलस छोड़कर सक्रिय रूप से कार्य करो। जागो का अर्थ है कि अपनी चेतना का विस्तार करो। जब हम सीमित धारणाओं विचारों में फंसे रहते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। यदि आपके कार्य में कोई चुनौती नहीं आई तो समझिए कि आप गलत राह पर हैं।
हमें इन चुनौतियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता से हम सही निर्णय ले सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः असफलताओं से विचलित होने पर जागरूकता हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने काम में निरंतर लगे रहने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट और जागरूक होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल आधार है। स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आप देखते हैं कि हमें समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित भी करता है, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक सूत्र भी है। यह मार्गदर्शक सूत्र भी है। तो पढ़ा करिए, इसे सीखा करिएगा आप लोग। ट्रेनों के लिए खतरा। ट्रेन की पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक, सिलेंडर, लोहे की छड़ें, पेड़ के मोटे तने आदि रख जाने की घटनाएं महज दुर्योग नहीं हो सकती हैं। ये घटनाएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा जान पड़ती हैं और इसकी आशंका इसलिए गहराती जा रही है क्योंकि इस तरह की घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं और जहां कुछ घटनाओं में समानता देखने को मिल रही है, वहां कुछ यह संकेत कर रही है कि उनके पीछे ट्रेन को पलटाने का इरादा था। उदाहरण स्वरूप रविवार को कानपुर कास्टजंग के जिस ट्रक पर कालिंदी एक्सप्रेस वे गुजरनी थी, उस पर एलपीजी भरा सिलेंडर रखा गया। लोको पायलट उसे देखकर जब तक ब्रेक लगातार ट्रेन उससे टकरा गई और सौभाग्य से कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन घटनास्थल पर जिस तरह पेट्रोल से भरी बोतल, बारूद जैसा पदार्थ, माचिस आदि मिली, उससे यही संदेह होता है कि ये आतंकी तत्वों का काम हो सकता है। और इसी आप देखते हैं कि इसी कारण इस मामले की जांच एनआईए में भी जुट गई। और इसके पहले कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस के ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रख दिए गए थे और इससे इस ट्रेन के 22 डब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना की जांच भी आतंकी घटना मानकर की जा रही है। और आप देखते हैं कि कानपुर के समीप इस तरह की एक अन्य घटना भी हो चुकी है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश के कई मामले सामने आ चुके हैं। गत दिवस अजमेर में मालगाड़ी के पटरी से उतारने के इरादे से ट्रक पर 70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे। ऐसा ही है कि कई बार शरारती तत्व रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करते हैं या फिर ट्रेनों पर पथराव कर देते हैं। लेकिन इधर ट्रेनों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है वह शुभ संकेत नहीं है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रेल पटरियों पर भारी वस्तुएं रखकर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को रेलवे ने आतंकी साजिश मानते हुए उन सभी की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस मामले को गंभीर बता चुके हैं और यह ठीक है कि इस मामले की जांच एनआईए कर रही है, लेकिन जब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तब तक आप देखिए देश भर में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी सावधान रहना होगा। उन्हें रेलवे ट्रैक के आसपास की गतिविधियों पर निगाह रखनी होगी और कुछ संदिग्ध या अस्वाभाविक दिखने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए तत्पर रहना होगा। शरारती व आतंकी तत्वों के इरादों को नाकाम करने में आम लोगों को सहायक बनना ही चाहिए। निसंदेह इन सबके साथ रेलवे को भी अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। उसे उन कारणों पर गौर करना होगा जिनके चलते ट्रेनों को आसान निशाना समझ लिया गया। ये आप देखिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आजकल खूब चल रहे मामले। जिला पंचायत राज अधिकारी की जांच में अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सलोन तहसील में बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। लेकिन सबसे गंभीर सवाल अभी तक अनुत्तरित है, वे कौन लोग थे जिन्होंने इसे बनवाया। इसी पूरे प्रकरण को केवल भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखना गलत होगा। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई थी कि कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र बनाकर ना दिए गए हों। केवल रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अमेठी और कुशीनगर जिले में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए थे। इसलिए इसे एक बड़ा अपराध मानते हुए इसकी व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। झारखंड में भी इस तरह के मामले आए थे और आप देखेंगे यह अचरज की बात नहीं, किसी एक क्षेत्र में आबादी से अधिक लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बना दिए जाएं और आप देखते हैं कि और अधिकारियों के कानों पर जू तक ना रहेंगे। और किसी योजना का आप देखते हैं कि योजना का किसी योजना का दुरुपयोग तभी संभव है जब प्रशासनिक स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग में उदासीनता बरती जा रही हो। तहसील में किस हद तक आप देखिए भ्रष्टाचार का घुन लगा है, उसी पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। सलोन की घटना इसका उदाहरण है। जिला पंचायत राज अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 19,775 जन्म प्रमाण पत्रों में से 19,545 फर्जी पाए गए। इसका मतलब है कि इन प्रमाण पत्रों का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जा सकता है।
आतंकवाद निरोधक दस्ते ने इस पूरे प्रकरण में 17 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन प्रमाण पत्र बनवाने वालों तक पहुंच कर ही इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश की हर तहसील में बनाए गए जन्म प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाए और इस नतीजे से भी देखा जाए कि कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में तो इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों को ऐसे प्रमाण पत्र को जल्द से जल्द निरस्त भी कराना होगा। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जलवायु विस्थापन का बढ़ता खतरा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण अपने द्वीपीय समुदाय को स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है पनामा। दरअसल पनामा के कैरिबियन सागर में स्थित गार्डी सोगदुब द्वीप पर बसे 1000 से अधिक गुना समुदाय के लोग बढ़ते हुए समुद्री जलस्तर और इससे उत्पन्न बाढ़ और जल प्लावन के गंभीर खतरे का सामना कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में पड़ी उनकी संस्कृति, आजीविका और जीवन शैली की सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें मुख्य भूमि पर स्थानांतरित करके नवनिर्मित घरों में बसाया गया। यह घटना वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मानवीय स्थानांतरण और विस्थापन की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह इस बात की भी पुष्टि करती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संगठित कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन की यह कोई पहली घटना नहीं है, परंतु ऐसी घटना पहली बार हुआ जब जलवायु परिवर्तन के कारण एक द्वीप के सभी निवासियों को स्थानांतरित होना पड़ा। और जलवायु परिवर्तन और मानवीय विस्थापन के बीच घनिष्ठ संबंध है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चरम मौसमी घटनाएं लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार वर्ष 2008 से 2022 के बीच जलवायु विस्थापन की घटनाओं में 41% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी लगभग 98% घटनाएं बाढ़, तूफान और सूखे जैसे मौसम संबंधी खतरों के कारण हुई है। इसी साल अप्रैल जून में आप देखेंगे ब्राजील में आई बाढ़ के कारण हम कम से कम 3.86 लाख लोग विस्थापित हुए थे। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 बताती है कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 21.6 करोड़ लोगों का अपने देश के भीतर ही स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करेगा। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के कारण अपने घरों और समुदायों को छोड़ने वाले लोगों के लिए वर्ष 1976 में लेस्टर ब्राउन ने सर्वप्रथम पर्यावरण शरणार्थी शब्द विस्तृत किया और बाद में इसके लिए जलवायु शरणार्थी शब्दावली का भी इस्तेमाल होने लगा। जलवायु शरणार्थियों को खाद्य एवं जल असुरक्षा, अकेलापन, आजीविका का खतरा, संघर्ष, उत्पीड़न और बीमारी आदि का सामना करना पड़ता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार और भीतर होने वाला उनका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। और बहरहाल जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाकर ही ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है। लेखक BHU में सुधारती हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। जलवायु के प्रभाव को जरूर याद रखिएगा, किस तरह से बदल रहा है, क्या इसके नुकसान हो रहे हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। आसान नहीं दिख रहा है GM पर नीति बनाना। आजकल फसलों की बातें खूब हो रही हैं, किसानों की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन किसानों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। GM फसलों की व्यावसायिक खेती से संबंधित एक मामला सुमन सहाय और अरुणा रोटिग एवं अन्न बनाम भारत सरकार एवं अन्न वर्ष 2004 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, लेकिन GM फसलों के पैरोकार GMO की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए। इस मामले से कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत अब तक आप देखिए निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। लगभग 1 माह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इन मामलों की जटिलताओं को दर्शाता है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे। साथ ही पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीशों के पास भेज दिया।
हालांकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से अधिक समय से भारी भारी बहस और गर्माहट पैदा की है, और जहां विशेषज्ञ एक मत नहीं है और लोग जीएम के दुष्प्रभाव के कारण डरे हुए हैं। और आप देखिए, एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है। वह जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं है। वैसे कई देशों ने मानव स्वास्थ्य एवं व पर्यावरण की चिंताओं के कारण पहले ही जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि सरकार विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि जीएम फसलों के लिए पहली बार परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा हो। और इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान बीटी पैगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। और यह ध्यान देने योग्य है कि इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी वैगन के वाणिज्यिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी। और आप देखिए क्या हो उस परामर्श की उचित संरचना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्श की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आप देखिए परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीक विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। और सबसे पहला मुद्दा है कि जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, और वह है जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा। और दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए सरकार और जीएम समर्थकों का यह तर्क कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, और जिनमें से अधिकांश जीएम तेल है। सरकार का दावा है कि DMH11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और DMH11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और लेकिन आप देखिए, जब DMH11 के डेवलपर अनुसंधानकर्ता के अनुसार भी इसका उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, जबकि देश में सरसों के कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएं बेवजह नहीं है। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत 8000 करोड़ रुपए चुकाने पड़े, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जीएम के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी यदि DMH11 को अनुमति दी जाती है। तथ्य यह है कि खाद्य पदार्थों में जीएम अपनाने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। और चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा है। उदाहरण के लिए सरसों का साग, भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग जिन्हें हम खो सकते हैं। और जीएमओ पर बहस में पांचवा मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता का है। और यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88% जीएम फसलों को शाकनाशी हर्बिसाइड सहनशील बनाया गया है। और इसका मतलब है कि जीएम फसलें आमतौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुई हैं। और यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों की शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य के शुरू में छिपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि DMH11 का परीक्षण करते समय इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। और जब जागरूक नागरिकों और विशेषज्ञों ने GEAC के इस चित्र को उजागर किया, तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल नहीं करेगा। विवादास्पद मुद्दे की सूची में कई बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक
पूर्ण नीति बनाने की अपने कर्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में आप देखिए बीज संप्रभुता और जैव विविधता का पर प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षण और विकल्पों पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, हितों के टकराव का मुद्दा। यदि हम देखें कि जीएम को अपनाने की सिफारिश करने वाले लोग वास्तव में जीएम के डेवलपर्स से जुड़े हैं। स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव शामिल हैं। सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी हमारी आर्थिकी। और वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही अप्रैल जून 2024 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं और हर हर्ष का विषय यह है कि भारत अभी भी विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी तथा पिछली तिमाही जनवरी-मार्च 2024 में वृद्धि दर 7.8% की रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 तिमाही में 7.1% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में कम हुई वृद्धि दर के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए। और इस तिमाही में लोकसभा चुनाव में संपन्न हुए और जिस दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता और जिसके चलते सरकारों को अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होता है। और दूसरे इस तिमाही के दौरान देश में अत्यधिक गर्मी के चलते पर्यटन एवं कृषि के क्षेत्र में विकास दर कम हो गई है। कृषि के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में वृद्धि दर केवल 2% की रही, जो पिछले आप देखिए वर्ष की इसी तिमाही में 3.7% की दर की रही। और परंतु चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में लगभग पूरे देश में मानसूनी बारिश हुई और अतः विभिन्न फसलों की बुआई के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई। इसलिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के आकर्षक रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और खरीफ मौसम की फसल के साथ ही अब रबी की फसल भी अच्छी वृद्धि दर रहने की संभावना है, क्योंकि देश के विभिन्न जलाशयों में पानी के संचयन में भारी वृद्धि दर्ज हुई है और जिसे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। विनिर्माण सेक्टर द्वारा किए गए उत्पादन में अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में 7% की वृद्धि दर्ज हुई है। निर्माण के क्षेत्र में 8.6% एवं सेवा के क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि दर्ज हुई। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, टेलीकॉम की ग्रोथ 5.7% की वृद्धि रही। विनिर्माण, निर्माण, कोर इंडस्ट्री को निर्माण मिलाकर बनने वाले सेकेंडरी सेक्टर में वृद्धि दर बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में यह 5.9% की रही थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 8.4% हो गई है। यह वृद्धि दर देश में निजी उपभोग बढ़ने की ओर इशारा करती है। लंबे समय से जारी दो युद्धों के बीच भारत की उक्त आर्थिक विकास दर अच्छी ही कही जाएगी। यूरोप में कुछ देशों की आर्थिक विकास दर में कमी होती दिखाई दे रही है। जापान एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में भी विकास दर में कमी आंकी गई है। जापान एवं जर्मनी में यदि विकास की रफ्तार कम होती है एवं भारत की आर्थिक विकास दर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो भारत जापान एवं जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अच्छा आर्टिकल इस तरह के होने चाहिए एडिटोरियल आपके, समझ रहे हैं आप लोग। जो काम के रहते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी भी आप लोगों को लगता है पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, बुराई क्या है। सब्सिडी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये आजकल आप देख रहे हैं कि फ्री की बातें हो रही है ना, उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। और ये फ्री का जो दिया जाता है ना, इसका कुछ वोट बैंक में ही तब्दील होता है, वोट ही मिलता है और क्या मिलता है इसकी। पिछले दिनों एक चर्चा के दौरान एक वरिष्ठ राजनेता से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सब्सिडी को तर्कसंगत करने पर सभी राजनीतिक पार्टियों में सहमति क्यों नहीं बन पाती है। उनका तर्क था कि जो भी पार्टी किसी सब्सिडी को खत्म करना चाहेगी, चुनाव में उस पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी प्रकार की सब्सिडियां खत्म कर दी, लेकिन बाद में जब 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी तो सभी सीनियर नेताओं ने कैप्टन द्वारा सब्सिडियां बंद करने को इसका कारण बताया। और आप देखते हैं कि यह दबाव इतना था कि आखिरकार एक एक करके उन्होंने सभी सब्सिडियां देना शुरू कर दी। सब्सिडी दोबारा शुरू करने का परिणाम भी उनके पक्ष में नहीं आया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए कोई भी पार्टी सब्सिडी को बंद करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है ना, जो उसी की बात हो रही है। एक तो आप देखते हैं पूरा फ्री सरकार ही देती है, एक आप सब्सिडी के रूप में देती है। क्या यह तर्क सही है?
यानी कि कहने का मतलब है कोई चीज़ 100 रुपए की है तो आप देखिए 25 रुपए वो सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं, 75 रुपए आपको देने होंगे। अगर पिछले चुनाव के परिणामों पर इस तरह को परखा जाए तो यह सही नहीं लगता है। वर्ष 1997 में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खेती के लिए निःशुल्क बिजली देने का फैसला किया। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी सेहत के साथ गठजोड़ में थी। लंबे अरसे बाद सत्ता में लौटे प्रकाश सिंह बादल ने जो फैसला लिया उस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराम जी दास टंडन की कैबिनेट की बैठक में ही टिप्पणी थी कि अब अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार 25 साल तक नहीं जाएगी। निःशुल्क बिजली के चलते किसानों का वोट अकाली दल को ही मिलेगा। भाजपा के शहरी वोट से सरकार में हमेशा अकाली दल भाजपा की ही बनेगी। लेकिन टंडन साहब की यह टिप्पणी मात्र एक साल में ही गलत साबित हुई जब 1998 के मध्यावधि चुनाव में गठजोड़ बुरी तरह से हार गया। राजनीतिक पार्टियों की जीत हार में सब्सिडियों का कोई लेना देना नहीं होता है। इसका दूसरा उदाहरण हालिया में लोकसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी ने घरेलू सेक्टर को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी। खजाने पर 7800 करोड़ रुपए का नया बोझ पड़ गया। और इस तरह आप देखेंगे कि 800 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी दावा किया गया, जिसमें लोगों को हर किस्म का मुफ्त इलाज, दवाएं, टेस्ट आदि भी निःशुल्क हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने इन्हीं फैसलों को लेकर लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने लगे। जब परिणाम आया तो मुश्किल से 3 सीटों पर ही पार्टी जीत हासिल कर सकी। और जब उन्होंने इसका कारण जानने के लिए सभी 13 संसदीय सीटों के नेता आदि से बात की तो पता चला कि महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का जो वादा की पार्टी ने किया था उसे पूरी नहीं करने के चलते हार हुई है। साफ है कि मुफ्त रेवड़ियां बांट कर वोट हासिल करना अगले चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती है। मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज को भूलकर जनता को केवल यह बात याद रहती है कि उन्हें नहीं मिला, जो मिल गया उसे वे भूल गए। उपरोक्त चर्चा का सार केवल इतना है कि सब्सिडी चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होने की प्रक्रिया पूरी गारंटी है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए केंद्र को लिखा है, उससे साफ है कि 30,000 करोड़ रुपए के मौजूदा कर्ज की सीमा भी पंजाब की आर्थिक की को पटरी पर बनाए रखने के लिए काफी साबित नहीं हो रही है। और 10 साल पहले तक पंजाब पर सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर चालू वित्त वर्ष के अंत तक 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है और इसके आगे भी घटने की कोई संभावना नहीं है। इसका सीधा असर अब विकास कार्यों पर दिखने लगा है। पंजाब में भूमिगत खर्च लगातार कम होता जा रहा है। नई भर्ती करने में वित्त विभाग ना नुकर करने लगा है। जीएसटी के कारण नई कर लगाने की संभावनाओं भी खत्म होती जा रही हैं। सीमावर्ती प्रांत होने के कारण बड़ा निवेश पंजाब में नहीं आ रहा है। ऐसे में ना तो राजस्व बढ़ने की ज्यादा संभावना है और ना ही खर्च करने की। तो किस प्रकार आर्थिकी को पटरी पर लाया जा सकेगा, और उसका एक बड़ा समाधान सब्सिडी को तर्कसंगत बना करना है। लेकिन यह ऐसी घंटी है जिसे बिल्ली के गले में बांधने को कोई भी पार्टी या नेता तैयार नहीं है। 2022 में आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने ऐसा करने का मौका दिया था, लेकिन पार्टी ने वह गवा दिया। अब आधा कार्यकाल बीतने के बाद वह कोई बड़ा कदम उठा पाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा प्रदेश से लगती है, और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें हैं और 55,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। या आप देखिए शहरी वायु प्रदूषण के संकट की बात हो रही है। तो मानसून के बाद ठंड आने की आहट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा एक बार फिर होने लगी है और दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। पक्ष विपक्ष अपनी तरह से इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें हर एक व्यक्ति का प्रभावित होना निश्चित है, और यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, इस पर संयुक्त विमर्श दिखाई नहीं पड़ता है। वस्तुतः हमारे शहर जीवंत और चहल पहल वाले केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अभी वायु प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं, जिससे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है और समस्या का पैमाना चिंताजनक है, जिसमें कई भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हैं। और इन सब के बावजूद सामाजिक राजनीतिक उदासीनता इतनी है कि आप देखिए चुनाव में पर्यावरण या साफ हवा कोई विशेष मुद्दा नहीं बन पाता है। भारत के शहरी वायु प्रदूषण संकट के पीछे अनेक कारकों का आपस में एक जटिल संबंध है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्यों से निकलते धूल और अन्य पदार्थों के कण एवं कृषि अपशिष्टों को जलाना, ये सभी हवा में मौजूद जहरीली मिश्रण में योगदान करते हैं। सड़कों पर कारों और बसों और दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या में पार्टिकुलेट मैटर और हानिकारक गैसों में बढ़ोतरी की है
औद्योगिक उत्सर्जन और विशेष रूप से बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों और रिफाइनरों से होने वाला उत्सर्जन भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। और इंडिया क्लीन एयर समिट के एक हालिया अधिवेशन में बताया गया है कि शहरी प्रदूषण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक महानगरों के किनारों पर बसे अन्य छोटे शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी है, और इसलिए केवल किसी शहर विशेष के नगरीय निकाय अकेले ही शहरी प्रदूषण की रोकथाम नहीं कर सकेगा। लिहाजा इसके लिए समेकित नीति बनाने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की 2024 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पीएम 2.5 की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से 20 गुना अधिक पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 हरियाणा, 2 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जबकि असम और बिहार के एक एक शहर शामिल थे। और देखिए, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इसके विनाशकारी स्वास्थ्य परिणामों के कारण है। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़े का कैंसर, समय से पहले मृत्यु शामिल है। वायु प्रदूषण के प्रभाव के प्रति बच्चे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास और फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। और आप देखिए, हालांकि वायु प्रदूषण संकट की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कई पहलों को लागू किया। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य शहरों में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण कम करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण का उपायों को लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, वायु प्रदूषण किस तरह से फैल रहा है, इसके क्या समाधान हो सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही हैं, ये सब याद रखा करिएगा। और प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में चुनौतियां कम नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक विकास, उद्योगों, ऊर्जा की बढ़ती मांग से ने बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव डाला गया। अब देखिए, चुनौतियां आपको मिल गई। इसके अलावा अनौपचारिक आर्थिक संरचना में प्रदूषण के कारकों को अक्सर विनियमित करना मुश्किल होता है। बहुआयामी दृष्टिकोण, भारत के शहरी वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों और नियमों को मजबूत किया जाना एवं निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के से औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी, नागरिकों को स्वच्छ हवा की मांग करने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। समुदाय आधारित सुझाव को स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने में विचार विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों के समय में अंतर किया जाना, बैटरी आधारित ई रिक्शा को विनियमित किया जाना, एक प्रकार के कार्य करने वाले कार्यालयों को एक तरह की टाइमिंग और फ्लेक्सी टाइमिंग के लिए बढ़ावा दिया जाना, कुछ निश्चित संख्या से अधिक लोगों का एक स्थान पर कार्य किए जाने पर कर्मचारी बसों की सुविधा बढ़ाया जाना आदि विचारों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए किसी एक सरकार या विभाग या मंत्रालय नहीं, बल्कि सबको मिलकर काम करना ही प्रभावी हो सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जागरण का संपादकीय पार्ट है, इसकी कहानी खत्म होती है। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम की डिमांड का लेवल का ही रहता है। कुप्रबंधन से बिगड़ती स्थितियां, आप लोग देखते हैं कि थोड़ी सी बरसात हो जाती है, आपके शहरों में बाढ़ आ जाती है। शहरों में बरसाती पानी की बेहतर निकासी ना होने से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं और दिल्ली में यह आप देखते हैं कि समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है, मगर वह जमीन पर उतरती नहीं दिखता है। इस वर्ष फिर दिल्ली सरकार ने जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई और इनमें जल निकासी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, अधिकारियों में आपसी टकराव को दूर करना, जल भराव के लिए स्थायी समाधान खोजना, अतिक्रमण हटाना, निर्माण और तोड़फोड़, डेयरी कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना। इन कोशिशों से यह उम्मीद बनी कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करके जल भराव को रोक पाना संभव हो पाएगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें होती रहे, कुछ भी होता रहे, जब तक जमीनी स्तर पर ये लागू नहीं होता है उसका प्रभाव दिखना मुश्किल रहेगा। इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन प्रावधान किया गया। कितना? 1600 करोड़ की बात हो रही है। और बावजूद इसके दिल्ली में कम से कम 50 जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए। दरअसल दिल्ली में
कुप्रबंधन महज बारिश के पानी को लेकर नहीं है। सड़कों पर अतिक्रमण, बेतरतीब ढंग से इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकना और मनमाने ढंग से कहीं भी झुग्गी बनाकर रहने लग जाना जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। जनवरी में हुई स्वच्छता सर्वेक्षण में 440 शहरों में दिल्ली को 90वां स्थान मिलना भी इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली में कई स्तरों पर कुप्रबंधन है। इसका मुकम्मल समाधान निकालना जरूरी है। बरसात दिल्ली जैसे महानगर के लिए आफत बन जाए तो इसे किसकी नाकामी माना जाए। घरों, दफ्तरों, राजकीय भवनों में पानी घुसना दिल्ली जैसे शहरों की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और अब जब भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की बात कही जा रही है तो कुप्रबंधन से उपजी समस्याएं विश्व मीडिया का ध्यान खींचती हैं। और सवाल है कि आखिर कब तक राजधानी में जलभराव की समस्या हल होगी। और दरअसल दिल्ली की अनियोजित बसावट के कारण यातायात और जाम की समस्या, सड़कों पर घंटों पानी भरे रहना, निचली जगहों और पुलों के नीचे पानी भर जाने जैसी समस्याएं अधिक हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बरसात का इंतजार करते हैं और बरसात होने पर जब पानी घर के अंदर घुसने लगता है तो राहत आपस में तब्दील हो जाती है। तो दिल्ली के विकास पर सवालिया निशान लगता है। दिल्ली की यातायात, जल निकासी और नाले और नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन की समस्या का हल ना निकाल पाने की वजह से तलाशने की चाहे जितनी कोशिश की जाए पर परवान नहीं चढ़ सकती है जब तक कि इन विभागों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं की गहराई और उसकी जुड़ी संवेदनाएं नहीं जागती। भारत के तमाम महानगरों में यातायात, वर्षा जल निकासी और कचरा निपटान की समस्या एक जैसी है। WRI इंडिया की एक शोध परियोजना के शुरुआती निष्कर्षों से मालूम होता है कि भारत में 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, बेंगलोर में 2000 से 2015 के शहरों के केंद्रों के 10 किलोमीटर के भीतर के बीच हुए नए नगरीय विकास कार्यों के तहत बनी 35% इमारतों का निर्माण 428 वर्ग किलोमीटर भूजल पुनर्भरण की अधिक या अत्यधिक संभावना वाले निचले इलाकों में हुआ है। ये सभी शहर कई वर्षों से बाढ़ या फिर डूब जैसी समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। और आप देखेंगे कि इस साल गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। अभी जो मैंने कहा था ना, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात और गर्मी के मिजाज में बदलाव आया। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि एक महीने या फिर पूरे ऋतु में जितनी औसत बरसात होनी थी वह एक या फिर कुछ दिन में ही हो गई। जैसे दिल्ली में 28 जून को एक दिन में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई और इससे पहले 24 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जाहिर है कि 88 साल पहले दिल्ली का रूप आज जैसा नहीं था। ना इतने लोग थे और ना ही इतनी कॉलोनियां थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 जून को हुई बारिश में दिल्ली में 50 जगहों पर विकट जलभराव का हालात दिखी। जलभराव से निपटने के लिए दिन भर संबंधित विभागों की टीमें लगी रहीं, लेकिन शाम तक भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया। पिछले साल दिल्ली में आई बाढ़ की याद ताजा हो गई, जब लोगों के घरों में पानी घुस गया था और उन्हें बाहर तंबुओं में शरण लेनी पड़ी थी। बरसात ने जलभराव से उपजी समस्याएं और ठंड तथा गर्मी में आप देखिए बेघरों की बड़ी तादाद में मौत होना दिल्ली के समुचित विकास की कमी को ही नहीं बयान करता है, बल्कि मानवीय स्तर पर समाज में कम होती सामाजिक संवेदनाओं की कमी को भी दर्शाता है। आजादी के बाद से ही राजधानी के रूप में दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझती रही है। जल माफिया की मनमानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और बहुत बड़े पैमाने पर झुग्गियों के रातों रात खड़े हो जाने जैसी घटनाएं दिल्ली की दुनिया की बेहतरीन राजधानियों और आप देखिए शहरों के रूप में पहचान बनाने में से रोकते रहे। हर साल सर्दी और बरसात में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू, चिकनगुनिया, मौसमी बुखार, मलेरिया जैसे सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जलभराव की वजह से इन बीमारियों का फैलाव तेजी से होता है, इसलिए दिल्ली को समस्या मुक्त राजधानी के रूप में विकसित करने की जरूरत है। जलभराव और अतिक्रमण के अलावा कूड़े कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम महज सरकार से नहीं होगा। आम आदमी को भी अपनी आदतों, लापरवाही, गैर जिम्मेदार हरकतों को छोड़ना होगा। कम क्षेत्रफल में ज्यादा आबादी का बोझ ढो रही दिल्ली में हर वर्ष बढ़ते लाखों वाहन भी दिल्ली की मौजूदा सड़कों, यातायात व्यवस्था की मौजूदा हालात को बदतर करने के जिम्मेदार हैं। जलभराव से ठप यातायात या जाम की हालत सड़क की क्षमता से बहुत ज्यादा वाहनों की वजह से पैदा होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल की जगह सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जाम की वजह से दिल्ली में पर्यावरण की समस्या खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। इसलिए सड़क यातायात व्यवस्था, जल निकासी, अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली वालों को भी आगे आना होगा।
और फिर दिल्ली की समस्याओं को दलगत भावना से ऊपर उठकर दिल देखने की ज़रूरत है। और जब तक यह भावना नहीं आएगी दिल्ली हमारी और है और इसकी हर समस्या को हल करने में हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है, तब तक दिल्ली को दुनिया की सर्वोत्तम राजधानी के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में राजनीति खूब होती है, काम कम होता है। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा 3 बच्चों की डेथ भी हो गई थी ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तीनों। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के जो संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल है, उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे मेरे लिए, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।